हेलो फ्रेंड्स, स्विंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था इंडियन डायस्पोरा, तो उसमें अपन ने इंडियन डायस्पोरा की जो है वो डिफाइन किया था कि इंडियन डायस्पोरा कहते किसे हैं। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करवा दूँ आपका कि भारत से बाहर रहने वाले भारत के लोग, ऐसे लोग जो हो सकता है कि वर्तमान में भी भारत के नागरिक हों, और या फिर वो लोग उन पहले भारत के नागरिक थे या उनके पूर्वज भारत के नागरिक थे। तो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए वो सभी लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, उसे उन्हें जो है वो इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा में अपने पिछले दफा देखा था NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स PIO, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI। ये तीन कैटेगरी अपन ने पहले देखी थी। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो यह वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप पहला वाला वीडियो जो है वो देख लें। इंडियन डायस्पोरा पार्ट 1 में अपन ने ये डिफाइन किया था NRI किसे कहते हैं, PIO किसे कहते हैं, और OCI कार्ड होल्डर जो है वो कौन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भारतीय जो है वो डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे डायस्पोरा की हिस्ट्री क्या है, डायस्पोरा की वर्तमान में स्थिति क्या है, और इस डायस्पोरा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर हमारे इंडियन डायस्पोरा के समक्ष जो है वो चुनौतियां कौन कौन सी आ रही है, ये भी एक स्थिति जो है वो है। ठीक है, और इंडियन डायस्पोरा के साथ हमारे संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए हम कौन से उपाय जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा की हिस्ट्री में जाने का वैसे कोई विशेष महत्व नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक जागरूक जो है वो समाज के हिस्से हैं, इस वजह से हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है और इस गौरवशाली इतिहास के बारे में हमें जितना भी पता हो उतना ठीक ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हिस्ट्री देखेंगे हम डायस्पोरा की, तो अगर प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में इंडियन डायस्पोरा जो है विश्व पर बहुत ज़्यादा प्रभावी था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, और ये विश्व में उस समय इंडियन डायस्पोरा इतना प्रभावी क्यों था, किन कारणों से था। तो पहले जो प्राचीन काल की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक सा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे धर्म प्रचारक जो है वो विदेशों में गए थे। ठीक है, और धर्म प्रचारकों ने वहां जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है वो किया था, और विभिन्न देशों के साथ हमारे जो है वो व्यापारिक संबंध थे। इन व्यापारिक संबंधों के कारण अनेक व्यापारी लोग भी जो है वो भारत से बाहर गए थे, और उनमें से बहुत सारे लोग वहीं बस गए थे। और इसी तरह से हमारे दक्षिण भारतीय शासकों ने, चोल शासक जो थे, उन्होंने जावा सुमात्रा तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो राजनीतिक कारणों से, तो धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, तीनों ही तरह के कारण जो है वो उस समय में थे, जिससे इंडियन डायस्पोरा उस समय हमारा जो इंडियन डायस्पोरा था वो साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी था, और उसके बाद चीन और जापान तक जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और यही कारण है कि आज भी अगर आप दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो प्राचीन हिंदू संस्कृति के बहुत सारे अवशेष जो है मिलेंगे। और इसके लिए मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप जो है वो अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया जाएं तो वहाँ जरूर देखें। वो भारतीय वास्तु कला का एक जीता जागता जो है वो उदाहरण है वहाँ पे। और इसी तरह से हर देश के अंदर जो है आपको भारतीय वास्तुशास्त्र या हमारे रामायण महाभारत की जो कहानियां हैं वो वहाँ पे आपको जो है दिखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस समय इंडियन डायस्पोरा का इतना ज़्यादा प्रभाव था। तो आप देखते हैं कि पूरे चाइना से जापान और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो आज भी है। तो ये हमारे प्राचीन इंडियन डायस्पोरा का प्रभाव था। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो मध्यकाल में एक कलिबज्जे की जो अवधारणा है वो थोड़ी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। कलिबज्जे, आपने ये नाम हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे। ठीक है, कलिबज्जे का मतलब है कि भारतीय अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि विश्व के दूसरे वाले लोग, शायद अपने पूर्वज कहीं गए होंगे बाहर और उन दूसरे लोगों को देखा होगा, कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, गाय भैंस कुत्ता कुछ ही नहीं छोड़ते, सब कुछ खा लेते हैं। भारतीयों ने उन सभी को जो है वो अपवित्र माना, और इस वजह से उनको लगा कि इनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा वो थोड़े ठीक नहीं है, तो इसलिए अगर हम जाएंगे वहां पे तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो भारतीयों ने विदेश यात्रा पर जो है प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा दिया और भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति यदि जाता था तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। और यही वजह है कि बीच में गुप्त काल आते आते ये कलिवज्जे की अवधारणा जो है वो ज़्यादा प्रभावी हो गई थी, ऐसा कम्युनिस्ट इतिहासकारों का मानना है। हो सकता है कि हिस्ट्री को फिर से देखा और समझा जा रहा है, और हो सकता है कि कल को इस कलिवज्जे की अवधारणा का जो है वो खंडन भी हो जाए। तो कुल मिला के ये मानते हैं कि उस समय थोड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है वो कम बाहर जो है वो फैला था। फिर भी कुछ व्यापारिक लोग जो है वो बाहर चले जाते थे। 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास जो है हमारे एक कबीला कह दो या कुछ लोग हैं जिनको हिप्पी माना जाता है या जिप्सी जिन्हें कहा जाता है, रोमा पीपल जिन्हें कहा जाता है, वो आज भी पूरी दुनिया में सभी जगह जो है वो फैले हुए हैं और वो मानते हैं कि हमारी जड़ें जो है वो भारत में ही हैं। तो आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो यहाँ आपको बहुत सारे जिप्सी लोग जो है वो मिलेंगे जो अपने आप को इस बात पे प्राउड करते हैं कि वो लोग जो है वो भारत से हैं और वो भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां अब भी रखते हैं और बहुत सारी भारतीय मान्यताओं को अब भी मानते हैं। ठीक है, और वो क्लेम भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं समय समय पे भारत सरकार से कि हमें भी जो है वो इंडियन डायस्पोरा में जगह दी जाए। ठीक है, और हमें भी जो है वो भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो माना जाए। तो और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है उनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आधुनिक काल में आए, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि अंग्रेजों के समय में गिरमिटिया प्रथा जो है वो शुरू हुई थी। तो अंग्रेजों को बाहर देशों में भारतीयों को चूंकि एग्रीकल्चर का, खेती करने का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को जो है यहाँ से लेके गए थे बाहर, और बाहर दूसरे देशों में खेती करवाने के लिए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, मॉरिशस हो गया, कीनिया हो गया। ठीक है, तो कीनिया का ये जो यहाँ पूर्वी अफ्रीका का जो रेलवे ट्रैक है ये तो पूरी तरह से भारतीय मजदूरों के द्वारा ही बिछाया गया है। ठीक है, और इसी तरह से कैरेबियन जो देश हैं वहाँ पे भी जो है अनेक देशों के अंदर भारतीय बहुसंख्यक हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि तो आधुनिक काल में जो इंडियन डायस्पोरा जो फैला था वो अंग्रेजों की वजह से जो फैला था, और इसमें कि गांधी जी खुद भी जो है उस समय इंडियन डायस्पोरा के बाहर थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे क्योंकि वहाँ भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में रहता था और वो कई साल तक जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसी वजह से रहे थे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा था, और शुरुआत में उन्होंने जो रंग भेद की अंग्रेजों की नीति का विरोध किया था दक्षिण अफ्रीका में, तो उस समय वहाँ पे वो भारतीयों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कालांतर में वो सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो करने लग गए थे। ठीक है, और यही वजह है कि गांधी जी जब वापस आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, तो आज भी जो है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसी वजह से कि गांधी जी जो है वो 9 जनवरी को, गांधी जी चूंकि खुद एक प्रवासी थे और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आए थे, तो उसी स्मृति में जो है वो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था, अपन ने देखा कि इंडियन डायस्पोरा की हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में देखें कि वर्तमान में जो है इंडियन डायस्पोरा की क्या स्थिति है। तो वैसे मानने को ये माना जाता है कि वर्तमान में इंडियन डायस्पोरा जो है वो लगभग 30 या ये कह दो कि 3 करोड़ भारतीय जो है लोग हैं, भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में जो है वो रह रहे हैं। 30 मिलियन जो है इंडियन डायस्पोरा है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें सभी लोग, मॉरिशस के लोग, ट्रिनिडाद टोबैगो के लोग जो है, ये सब लोग जो है इंक्लूड हो जाते हैं। जो भारतीय मूल के जो 10-20 पीढ़ी पहले गए थे वो भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन यूएनओ की जो एक रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो भारतीय 7.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है वर्तमान में। 2019 में यूएनओ ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें यूएनओ ने कहा है कि भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है वो 17.5 मिलियन डायस्पोरा है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है। ठीक है, यानी कि भारतीय लोग जो है विश्व में सबसे ज्यादा बाहर फैले हुए हैं, 17.5। ठीक है, इन्होंने वैसे माना है कि टोटल दुनिया के अंदर 272 मिलियन का डायस्पोरा है, और इसमें से भारतीय जो है वो 17.5 है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत है। तो भारत के बाद और कौन कौन से देश हैं जिनका डायस्पोरा ज्यादा है?
भारत के बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है वो मैक्सिको आता है, तीसरे नंबर पे जो है वो चीन आता है, और चौथे नंबर पे रूस आता है। ठीक है, तो जिनका डायस्पोरा सबसे ज्यादा है उनमें भारत, मैक्सिको, चीन और रूस है। ठीक है, पहले 2010 या 2005 से पहले रूस पहले नंबर पे था, रूस का डायस्पोरा सबसे ज्यादा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन डायस्पोरा का जो है वो विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब इंडियन डायस्पोरा कहाँ कहाँ पे है, सबसे ज्यादा भारत के लोग जो है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, यदि हम देखें कि भारत के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा 3 देश हैं जहां पे भारत के लोग जो है वो रहते हैं, सब यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया। ठीक है, एक बार फिर से, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, और इन तीनों ही जगह लगभग 40-40 लाख लोग जो है वो है। इनमें कम ज्यादा होता रहता है, कभी किसी देश में ज्यादा हो जाते हैं तो किसी दूसरे में कम हो जाते हैं, किसी उसमें ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें कम हो जाते हैं, कभी 39 लाख, 40 लाख, 41 लाख इसके आसपास जो है इनमें है। और 2019 की जो रिपोर्ट है उसके तहत यूएई में जो है वो सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा को जो है वो माना गया था। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल डायस्पोरा जो है या तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा है या पश्चिम एशिया में जो खाड़ी देश है यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि खाड़ी देशों के अंदर जितने भी हमारे इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं और वहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो इनमें स्किल्ड लेबर जो है वो कम है और बाकी लेबर क्लास जो है वो ज्यादा है ये डायस्पोरा। जबकि ये कि अपन अगर अमेरिका में जाके देखें या यूरोप में इंडियन डायस्पोरा को देखें तो गुणात्मक दृष्टि से जो है वो ज़्यादा ठीक है, वो स्किल्ड लेबर है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उनमें जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अमेरिकी जो डायस्पोरा है, और अमेरिकी डायस्पोरा की तो स्थिति यहाँ तक बताते हैं कि अमेरिका में जो भारतीय लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी जो आय है वो $51,000 है, औसत आय, मीडियन जो इनकम है वो $51,000 है। ठीक है, जबकि जो अमेरिकन लोग हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, उनकी जो औसत जो आय है, मीडियन जो एक तरह से मीडियन जिसको कहेंगे हम इनकम, तो $28,000 जो है वो मानी जाती है। तो यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं वो इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं कि ओवरऑल जो है वो अमेरिकन लोगों से भी उनकी मीडियन इनकम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहां पे स्किल्ड डायस्पोरा जो है वो है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति हमने देख ली कि इंडियन डायस्पोरा, इसी तरह से इंडियन डायस्पोरा जो है वो पूरे विश्व में लगभग जो है वो फैला हुआ है, और 12 से अधिक देश जो है वो ऐसे हैं जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा जो है वो है, 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं 12 से अधिक देशों के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो डायस्पोरा है वो हमने देखा कि खाड़ी देशों में इंडियंस खूब रहते हैं, यूरोपीय देशों में इंडियंस जो है वो खूब रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इंडियंस जो है वो खूब रहते हैं। इधर हम देखें तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी आपको बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा जो है वो मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी आपको बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा मिलेगा। ठीक है, तो और इस तरह से हम देखें तो इंडियन डायस्पोरा की अगर थोड़ी कमी देखें तो हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका जो है वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा की जो संख्या है वो कम है, या फिर सेंट्रल एशिया में भी जो है इंडियन डायस्पोरा थोड़ा कम संख्या में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे इंडियन डायस्पोरा का विस्तार है, यानी कि भारत के लोग कहाँ कहाँ पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम इंडियन डायस्पोरा को इतना महत्व जो है वो दे रहे हैं, कि मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ रही है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। और यूपीएससी में आईएएस में कई बार इस इंडियन डायस्पोरा के महत्व को लेके और इंडियन डायस्पोरा को लेके अनेक बार क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा के महत्व को पहले स्वीकार नहीं किया गया। जब देश आजाद हुआ था उस समय जो है इंडियन डायस्पोरा के महत्व को इतना नहीं माना गया। नेहरू जी की मान्यता थी कि जो भी भारतीय मूल का व्यक्ति है, विदेश में जिस देश में भी रहता है उस देश के साथ जुड़ो, उस देश का अनाज खाते हो, उस देश की हवा में सांस लेते हो, वहाँ का पानी पीते हो, तो उसके प्रति देशभक्ति जो है वो रखनी चाहिए, और इंडियंस को पीछे मुड़ के ज़्यादा जो है वो नहीं देखना चाहिए, और अपनी जड़ों या इंडिया के प्रति उन्हें ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए।
अगर आप इंडिया के प्रति ज़्यादा लगाव रख रहे हो तो इसका मतलब आप अपने देश के प्रति जो है, जिस देश में रह रहे हो, जिस जहाँ का अन्न खा रहे हो, आप उस देश के प्रति जो है पूरी निष्ठा नहीं रख रहे हो। ऐसा मानना था अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और बाद में लगातार यही मान्यता लगभग चलती रही, ठीक है। बाद में दो बड़ी चीज़ें होती है वैसे, जैसे एक तो इजरायली डायस्पोरा, ये दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभा रहा है। इजराइल के लोग, जैसे इजराइल की हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहले इजराइल देश नहीं था 1947-48 से पहले इजरायली डायस्पोरा ही था। इजराइल मूल के व्यक्ति पूरे यूरोप में सब जगह फैले हुए थे, लेकिन ये हमेशा ही जो है सैकड़ों सालों से मिलते आ रहे थे और हमेशा प्रण लेते थे कि हम इजराइल देश की स्थापना जो है वो करेंगे। और ये फिर आप किसी दूसरे चैप्टर में अपन देखेंगे खैर इसके बारे में। और 1947-48 में जो है इन्होंने, जब ब्रिटेन इस क्षेत्र को छोड़ के गया तो इन्होंने स्वतंत्र इजराइल देश की घोषणा कर दी। तो डायस्पोरा ने एक देश बना दिया। आप करोगे विश्वास इस पे, डायस्पोरा इतना शक्तिशाली होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद भी आपको पता है कि इजराइल एक छोटा सा देश है जहां 80-90 लाख की पॉपुलेशन है लगभग, ठीक है, 80-90 लाख, जो हमारी किसी मेट्रो सिटी से भी कम है, ठीक है। और ये इजरायली डायस्पोरा जो है इतना शक्तिशाली है कि इतना छोटा सा इजराइल देश है, जो जिनका यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये लोग इस यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज से घिरे हुए हैं। इजराइल छोटा सा देश है, बहुत कम इसकी जनसंख्या है, और चारों तरफ शक्तिशाली मुस्लिम कंट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं, और इन सब देशों ने अनेक बार इजराइल पर जो है वो आक्रमण भी किए, लेकिन इजराइल ने इन सबको हर बार जो है वो पराजित किया। और उसके बाद भी, और ये सारे देश जो है वो इजराइल के दुश्मन हैं, ठीक है। और इजराइल का समर्थन कौन करता है? यूएसए करता है। और यूएसए जो है, यूएसए ने इजराइल को ब्लैंक चेक दे रखा है, पूरा खुला समर्थन हर बात पे, जायज नाजायज कैसी भी बात हो। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर जो है यहूदी या इजरायली डायस्पोरा जो है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि यूएसए का कोई भी राष्ट्रपति उनकी बात को टाल नहीं सकता, ठीक है। तो यहां से ये डायस्पोरा का महत्व जो है वो शुरू होता है, पूरी दुनिया डायस्पोरा का महत्व समझने लगती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लागू कर दिए और ग्लोबलाइजेशन का दौर जो है वो शुरू हो गया भारत में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और अब इससे पहले हम विदेशी कंपनियों को ज़्यादा जो है वो भारत में निवेश की परमिशन नहीं देते थे, और विदेशों के साथ हमारा जो लेन देन है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम थी। शायद हमारे अंदर कहीं डर था कि अगर विदेशी कंपनियों को भारत में आने दिया तो पता नहीं वो भारत की क्या स्थिति करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी आई थी और उसने 200 साल के लिए भारत को गुलाम बना दिया, और अब 200 कंपनियां आएगी तो पता नहीं भारत को कैसा गुलाम बनाएगी, कि क्या हम कभी आज़ाद हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। शायद इस तरह का कुछ डर था कि हमने जो है विदेशी कंपनियों को भारत में परमिशन नहीं दी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है वो हमने हमारे मार्केट को खोल दिया विदेशी कंपनियों के लिए और विदेशी वस्तुओं के लिए। तो इससे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, और इस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने जो है पूरे विश्व के अंदर जो है अपना प्रभाव छोड़ा, और एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट जो है वो शुरू हो गया। इससे पहले सभी लोग, सभी देश अपनी अपनी कल्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करने पर बल देते थे और अपनी कल्चर को जो है वो आगे बढ़ाने पर जोर देते थे, ठीक है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में मल्टी कल्चर अप्रोच को जो है अपनाया जाने लगा, बहुसांस्कृतिक अवधारणा को स्वीकार किया जाने लगा, और ये माना जाने लगा कि कोई भी एक संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती, और कोई भी एक संस्कृति अपने आप में न तो श्रेष्ठ है और न कोई भी संस्कृति अपने आप में छोटी है। सब संस्कृतियां अच्छी होती है और हमें सब संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, और सब लोगों को अपनी अपनी संस्कृतियों का जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस अप्रोच की वजह से अब दूसरे देशों में, अगर किसी देश के अंदर दूसरे देश के लोग रहते हैं और वो अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इसे जो है ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, ठीक है। और ग्लोबलाइज, तो इस वजह से इसको एक स्वीकार्यता भी मिल गई अपनी कल्चर को मानने को, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर एक इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया।
और उसके बाद जब हमारा संपर्क जो बढ़ा, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो है इंडियन डायस्पोरा के महत्व को जो समझा और किस तरह से इस इंडियन डायस्पोरा को भारत के साथ जोड़ा जाए और हम किस तरह से इनके साथ भावनात्मक और संवेदनात्मक संबंध जो है वो स्थापित करें, जिससे कि हम इनसे से ज़्यादा फायदा उठा सकें तथा ये भी हमसे कुछ फायदा जो है वो उठा सकें। ठीक है, तो इस महत्व को समझा गया और इसीलिए जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसी के तहत जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO का कार्ड जो है वो दिया गया जो भारतीय मूल के लोग थे उन्हें। ठीक है, इसी के तहत जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा जो है वो शुरू की गई। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा के महत्व को जो है वो समझा गया पहली बार इस 21वीं सदी के अंदर और भारतीय डायस्पोरा को जो है वो भारत के साथ जोड़ने के प्रयास किए गए। तो अब जो भारतीय डायस्पोरा अब ये माना जाने लगा कि भारतीय कहीं दूसरे देश में भी रहते हैं तो वो अपनी कल्चर को मान सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि अगर भारतीय किसी देश में रहते हैं, ठीक है, तो आप अब भारतीय कल्चर को मानो, लेकिन पहले इस बात का ध्यान रखो कि आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसका सम्मान करो। सबसे पहले उसको शिरोधार्य करो कि हम उनको पूरी तरह से मानते हैं। उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, आप उसको पूरी तरह से सीखो, उसको भी मानो। उनकी जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं आप उनको भी मानो। ठीक है, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है आप अपने बच्चों को उसी एजुकेशन सिस्टम में जो है वो एडमिशन दिलाएं और उसको मानें। तो जिस देश में रह रहे हैं उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को समझें, जानें, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का रेस्पेक्ट करें, वहाँ की जो लॉ है उसका पालन करें हम। ठीक है, और वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं हम उनको भी सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से हम उनके साथ भी जुड़ाव रखें तथा अपने इंडिविजुअल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में जो हमारे इंडियन कस्टम्स हैं, इंडियन जो लैंग्वेज है, जो भी आप बोलते हो उसको, और इंडियन जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आप साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो। तो अगर इस तरह से संतुलित रूप से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मूल देश, ओरिजिन देश और जिस देश में वर्तमान में रह रहा है, दोनों के बीच में सामंजस्य जो है वो बैठा सकता है, इस बात को जो है वो वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा और इसीलिए डायस्पोरा के महत्व को जो है वो ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने की संभावना बनी। ठीक है, तो अब जो महत्व है डायस्पोरा का कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है इसका लाभ क्या है, बेनिफिट, क्योंकि पहले वाली बात और बाद वाली बातों का इतना महत्व नहीं है जितना केवल इस बात का महत्व है कि इस इंडियन डायस्पोरा का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका महत्व है वो है रेमिटेंस। रेमिटेंस उसे कहते हैं कि जब किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में रहते हैं, जैसे भारत के जो NRIs हैं विदेश में रहते हैं, आपका कोई भाई है वो खाड़ी देशों में रहता है या अमेरिका में रहता है और वहाँ से जो पैसे अर्जित करके और वापस भारत भेजता है तो वो पैसा जो है वो रेमिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं एक जगह से की हुई कमाई जब दूसरी जगह पे भेजता है, अपने घर को वापस भेजता है, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमें जो इंडियन डायस्पोरा है यानी कि हमारे जो NRIs हैं वो विदेशों से पैसा अर्जित करते हैं और वो पैसा जो है वो हमें भेजते हैं, भारत को मिलता है। तो ये हमें कुल मिला के डॉलर कमा के देने वाले हैं। ये भारत माता के कमाऊ पूत हैं, भारत माता को डॉलर कमा के देते हैं। ठीक है, और ये डॉलर हमारे किस काम आता है? ये डॉलर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखने में, मेंटेन रखने में सहायक है। ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसको कम करते हैं। चालू खाते पर घाटा जो है ये BOP का ही एक पार्ट होता है। चालू खाते पर घाटा जो है उसको कम करने के काम आता है। तो हमारा भुगतान संतुलन बना रहता है और हमारा चालू खाते का घाटा जो है वो कम होता है इससे। ठीक है, यहाँ पे कई लोग जो है, एक पुरानी अवधारणा होगी, ये एक पहले कंसेप्ट चला करता था जब हम छोटे थे, तब नासमझी में कई लोग जो है कहते थे कि ब्रेन ड्रेन, कि देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और कई सारे ऐसे फेसबुक के उपदेशक जो है वो उपदेश भी झाड़ते रहते थे कि कैसे लोग हैं भारत में पढ़ते हैं, भारत की यहाँ का अनाज खाया है और जो ही शिक्षा ग्रहण करते हैं और कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं तो विदेश में चले जाते हैं और विदेशों को अपनी सेवाएं देते हैं। तो
आपके आसपास यदि इस तरह की कोई बात करे तो उसे समझा देना कि वो जमाना गया जब इस तरह की बातें की जाती थी। ठीक है, अब ब्रेन ड्रेन वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। इंडिया में पर्याप्त मात्रा में ब्रेन है, और जो ब्रेन है उसका भी पर्याप्त सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका भी, और इसलिए उसका यूटिलाइजेशन करना ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात है कि ये ब्रेन जो बाहर गया है वहां उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और वो जहां कहीं पे भी है वहां से अर्न करके भारत को दे रहा है, पैसे भी दे रहा है और प्रतिष्ठा भी दे रहा है। और वर्तमान में अगर हमारे इस बात को माना जाता और हमारे यहाँ से लोग बाहर नहीं जाते तो सुंदर पिचई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई, ये जो नाम है जो ग्लोबल लेवल पर जो है वो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, और वो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और अगर वो नहीं जाते तो वो ये सब नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए वो थ्योरी जो है अब आउटडेटेड हो गई है। अब ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं। मारवाड़ी में कहावत भी है, फरी जगो चरी इन बादो भूखो मरी। जो घूमेगा वो खाएगा, और जो एक जगह बंदा रहेगा वो भूखे मरेगा। ठीक है, फरी जगो चरी बादो भूखो मरी। ठीक है, तो अब ये समय आ गया है कि हम जाएं। अभी हमने बात की कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो 30 मिलियन है। ठीक है, करीब 3 करोड़ है। कितना कम है। भारत की आबादी जो है लगभग 135 करोड़ है, और इसमें से केवल जो है वो 3 करोड़ लोग जो है वो भारत से बाहर हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग तो जो है वो बहुत पहले चले गए थे। कायदे से इंडियन डायस्पोरा हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, निवेश। हमें अब विदेशी निवेश की जरूरत है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और निवेश इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों की आय होगी, आय होगी तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। तो कुल मिला के हर व्यक्ति के पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो। ठीक है, वो कब होगा? जब उसके पास उसकी इनकम होगी। इनकम कब होगी उसकी? जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट की हमारे देश में बहुत ही जबरदस्त कमी है, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे कौन? ठीक है, कौन करेगा? सरकार के पास तो पैसा होता नहीं है, घाटे का बजट होता है हर बार ही, इसलिए सरकार ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो आज़ादी के बाद से ही हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी उसके तहत जो है वो प्राइवेट सेक्टर को शक्तिशाली सशक्त बनने दिया नहीं, इसलिए उसके पास निवेश के पर्याप्त संसाधन है नहीं। और बाकी जो सेविंग्स होती है तो हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, और हाउस होल्ड सेविंग्स जो होती है लोगों की, वो लोग या तो सोना खरीद लेते हैं या प्लॉट खरीद लेते हैं, या फिर जमीन में गाड़ के रख लेते हैं अपनी जो बचत है उसको। तो इस वजह से जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती है उससे कैपिटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो नहीं पाती, इसलिए हमारे देश में निवेश की बहुत ज़्यादा कमी है। और चाइना अगर इतना आगे बढ़ा है तो वो इसी वजह से बढ़ा है कि वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा था, और चाइना का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमसे करीब 6-7 गुना ज़्यादा है। एक साल में जितना 6 साल में चाहे भारत में होता है, इतना चाइना में हर साल जो है विदेशी निवेश होता है। तो विदेशी निवेश का महत्व मैंने आपको बताया कि निवेश क्यों जरूरी है, और ये जो एनआरआईज हैं या भारतीय मूल के जो लोग हैं ये भारत में निवेश करेंगे। हम अगर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ेंगे तो वो लोग भारत में निवेश जो है वो करेंगे। ठीक है, अब ये निवेश स्वयं भी करेंगे, इनकी खुद की इनकम होती है, इनके खुद के पास जो पैसे होते हैं। ठीक है, तो खुद निवेश करेंगे सबसे पहला तो सबसे बड़ा, और इनकी भी इनकम जो है, इनकी जो एनआरआईज की जो इनकम है वो हमारी जीडीपी की 3 से 4% तक जो है इनकी इनकम है। ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे निवेश करे तो हमारी इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगा। दूसरा, विदेशी कंपनियां ये जिस देश में रहेंगे, ये जिस भी देश में रहेंगे वहां पे जो है वो विदेशी कंपनीज को जो है वहां एनवायरनमेंट बनेगा इन्वेस्टमेंट करने का। और कोई भी विदेशी कंपनी जब किसी देश में जाती है तो चूंकि वहां के पर्यावरण को
एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इतना बेहतर तरीके से नहीं जानती है। इस वजह से जो है वो ये कोशिश करती है कि क्या उसी देश का अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो निवेश करना जो है वो सहूलियत हो जाए। दूसरे देशों में, संपन्न देशों में पर्याप्त मात्रा में है तो वो कंपनियां उनको हायर करेंगी और उनके माध्यम से जो है वो भारत में निवेश करेगी। और चाइना में जो है जितना भी विदेशी निवेश होता है उसमें जो कंपनीज होती है उनमें ज्यादातर जो है वो चाइनीज डायस्पोरा के लोग जो है होते हैं। हालांकि भारत में जो विदेशी कंपनियां आ रही है वो इंडियन डायस्पोरा के थ्रू बहुत कम आ रही है, जिसको एक्सप्लॉइट करना या एक्सप्लोर करना की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है। फिर तीसरा फायदा जो है वो होगा कि ट्रेड, व्यापार। ठीक है, अब आप देखो कि हमारा वर्तमान में ज्यादातर ट्रेड जो है वो उन्हीं देशों के साथ है जहां पे इंडियन डायस्पोरा जो है वो ज्यादा है। खाड़ी देशों के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इन जिन देशों में इंडियन डायस्पोरा ज्यादा है उनके साथ हमारा व्यापार जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पे ये इंडियन डायस्पोरा के लोग जो रहते हैं वहाँ पे उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो भारत से ही हो सकती है। हमारी जो मूवीज हैं वो वहाँ पे जो है वो अच्छी कमाई कर रही है और इन इंडियन डायस्पोरा के कारण ही जो हमारी फिल्में हैं वो ग्लोबल लेवल पर जो है वो लोकप्रिय होती जा रही है। तो बाहर से भी अर्निंग जो है वो करती हैं और आने वाले समय में और भी जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा बाहर फैलेगा और हमारी जीवन शैली को दूसरे देश जो है वो अपनाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारी चीज़ों को भी खरीदेंगे, भारत के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। और इसी तरह से इसके साथ ही इंडियन डायस्पोरा जितना लोकप्रिय होगा दूसरे जगह पे और जितने दूसरे देशों के जो लोग हैं उनका दिल जीतेंगे, उतने ही वो लोग जो है वो भारत में घूमने के लिए आएंगे, पर्यटन के लिए आएंगे। तो इससे भी भारत के साथ उनका जो है वो व्यापार जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गया आपके ट्रेड। अगला है नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रांसफर। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज है। ठीक है, कि जो इंडियन डायस्पोरा भारत के लोग हैं बाहर जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं बाहर एजुकेटेड होते हैं और वहां से जो आईटी सेक्टर की या तो हमारे जो लोग हैं वो वहां जा रहे हैं। विभिन्न आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो इंडियन इंजीनियर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से स्किल ट्रांसफ़र विदेश में हो रहा है और विदेश से स्किल ट्रांसफ़र जो है वो भारत में हो रहा है। तो इसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन जो है वो इस मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडियन डायस्पोरा के माध्यम से। और इसके लिए इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं देना दूं तो आपने स्वदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान की। ठीक है, तो जिसमें कि वो वहाँ पे विदेश में होता है और उसे लगता है कि वो इतना इंटेलिजेंट है तो क्यों न वो अपने देश के लिए ही काम करे। तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में कई साल तक रहते हैं और वहाँ से स्किल डेवलपमेंट करते हैं, मैनेजमेंट स्किल डेवलप करते हैं और उसके बाद वो वापस भारत आते हैं और भारत को अपनी जो है सेवाएं देते हैं। और आज हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो विदेश में रहे हुए हैं और वहाँ से उन्होंने अपना स्किल डेवलपमेंट जो है वो किया है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो बेनिफिट होता है डायस्पोरा का वो है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा ये वैसे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने इजरायली डायस्पोरा का जो एग्जांपल दिया था वो यही है। ठीक है, और इस समय इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये हो गया है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। जिस देश में आपका डायस्पोरा है यानी जिस देश में आपके लोग हैं और वो यदि पर्याप्त संख्या में वो लोग हैं तो वो काफी प्रभाव उत्पन्न जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण लें कि जिस तरह से अपन ने पहले उदाहरण ले लिया एक तो कि जिस तरह से इजरायली डायस्पोरा जो है वो किस तरह से व्हाइट हाउस पे कंट्रोल रखता है, उसके ऊपर किस तरह से प्रेशर क्रिएट करता है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है और अमेरिका की सारी नीतियां इजराइल के पक्ष में बनती है। वैसे कि वैसे अब इंडियन डायस्पोरा भी इन दिनों जो है अमेरिका में काफी प्रभावशाली हो रहा है और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो हुई थी
मनमोहन सिंह जी के समय में और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समय में। तो ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यतः इंडियन डायस्पोरा का पॉलिटिकल प्रेशर था, जिस वजह से अमेरिका ने जो है इंडिया के साथ ये डील जो है वो की थी। ठीक है, वो की थी। और इसका जीता जागता उदाहरण दूसरा है कि अभी जैसे ट्रम्प ने भारत की यात्रा की थी, तो अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इंडियन जो डायस्पोरा है वो वहाँ काफी प्रभावी है, वो प्रभावित करता है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को। और इंडियन डायस्पोरा का समर्थन प्राप्त करने के लिए जॉर्ज ट्रम्प ने जो है वो भारत की यात्रा की थी। और इंडियन विजिट के दौरान ट्रम्प ने उन सारी बातों का ध्यान, ये वही ट्रम्प है जो इतना घमंडी है, जिस देश में भी जाता है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की, वहाँ के नॉर्म्स की, वहाँ के प्रोटोकॉल की, सबकी मजाक उड़ा के आता है और कुछ न कुछ जो है सीन क्रिएट करके आता है। लेकिन इंडिया विजिट के दौरान ट्रम्प जो है जितना अनुशासित दिखा कि कहीं पे भी एक भी शब्द इधर से उधर नहीं बोला, तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उसके ऊपर कहीं न कहीं ये इंडियन डायस्पोरा का पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो किसी भी तरीके से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा उससे जो है वो नाराज हो जाए। ठीक है, तो ये जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में भी ये सहायता जो है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देश की प्रतिष्ठा। हर कोई देश चाहता है, जैसे मैं विदेश जाता हूं तो हम लोग विदेश जब भी जाते हैं तो हम जहां भी कहीं पे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगला वाला इंडिया के बारे में जानता हो, 10 बातें जानता हो और वो 10 बातें इंडिया के बारे में करे मेरे सामने। ठीक है, और वो प्रशंसाएं करे इंडिया की 10। वो कब करेगा? क्योंकि न तो हम बाहर जाएंगे, न हम उनसे परिचित होंगे, न उनसे मिलेंगे, तो न वो हमारे बारे में कुछ जानेगा, तो ऐसे में वो क्या जो है वो कमेंट हमारे बारे में करेगा। ठीक है, तो अगर इंडियन डायस्पोरा बाहर है तो लोग जानेंगे उनको, और जानेंगे तो उनके माध्यम से इंडिया के बारे में 10 बातें जानेंगे। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे बारे में जानने के लिए ज़्यादातर एक पॉवर्टी को यदि हम छोड़ दें तो हमारे बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर की जो डाइवर्सिटी है और इंडियन कल्चर हमारा जो ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका इतनी ज़्यादा महत्ता है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये विश्व उससे परिचित होता है तो वो भारत का सम्मान किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। ठीक है, और हमारे गांधी जी के जो आदर्श हैं उनका जो संदेश है वो धीरे धीरे अब पूरे विश्व समुदाय को जो है वो पता चल रहा है और जैसे जैसे इंडिया की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा बाहर जाता है, वहाँ काम करता है, तो सबसे पहली जो छवि होती है इंडियंस की वो तो यही होती है। ठीक है, कि इंडियंस बहुत शांति प्रिय होते हैं, क्योंकि पूरा यूरोप जो है आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है और बाहर से आने वाले हर आदमी उन्हें आतंकवादी दिखता है। लेकिन जब भी वो ये सुनते हैं कि इंडिया से है तो कम से कम एक डाउट उनका जो है वो दूर हो जाता है और कि भाई इंडिया के लोग जो है बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। पहला उनका जो मानना है वो यही है। ठीक है, और इसके अलावा उनको ज़्यादा इंडिया के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन ये इंडियन डायस्पोरा अगर बाहर जाएगा तो हमारे जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में वो परिचित होंगे, ये हमें फ़ायदा होगा। और देश की प्रतिष्ठा तो जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दे दिया कि जैसे सत्य नडेला है, सुंदर पिचाई है, इंदिरा नूई है, तो ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में CEO रहे हैं। तो इससे इंडियन देश की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ज़्यादा मतलब महिमा मंडित हुई है या बड़ी है देश की प्रतिष्ठा। ठीक है, इसी तरह से जो है हम ये देखें कि सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, हमारा समाज में कई सारी जो है वो अभी भी सामाजिक कुरीतियां हैं। ठीक है, तो और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले के भारत के समाज को देख लो और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद के भारत के समाज को देख लो तो आपको जो आमूलचूल परिवर्तन जो है वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है हमने विदेशों से, अन्य देशों से जो बहुत अच्छी बातें जो है वो सीखी है। तो जितना इंडियन डायस्पोरा बाहर जाएगा, वो बाहर जाएंगे, बाहर से कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख के वापस आएंगे तो हमारे समाज से अपने विचारों को शेयर करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी उन चीज़ों को जो है वो अपनाएगी। और हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी जो मध्यकालीन जो प्रथाएं, परंपराएं प्रचलन में हैं, जिन्हें हम सामाजिक कुरीतियां कहते हैं, तो उनको दूर करने में जो है ये सहायक जो होगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इंडियन डायस्पोरा का क्या महत्व है।
भारत के लोग जो विदेशों में हैं उनके माध्यम से हमें रेमिटेंस मिलता है, यानी धन मिलता है, डॉलर मिलते हैं। उनकी वजह से हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, उनके माध्यम से विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करती है, उनके माध्यम से भारत का अन्य देशों के साथ जो व्यापार है वो बढ़ता है। उनके कारण जो है नॉलेज और स्किल ट्रांसफर जो है वो होता है, और इंडियन जो पॉलिटिकल प्रेशर जो है विभिन्न देशों में हमारा क्रिएट करने में जो है वो हेल्प मिलती है, और देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है उनके माध्यम से, और हमारी सामाजिक गतिशीलता को जो है वो प्रोत्साहन मिलता है। तो ये था इंडियन डायस्पोरा का महत्व। और इसके बाद हम देखें कि इंडियन डायस्पोरा के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। हालांकि इतनी सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही कई चैलेंजेस भी हैं इसके साथ में। जैसे कि हम इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि कनाडा के अंदर जो है हमारी सिख कम्युनिटी बहुत है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो जो कम्युनिटी, उसके बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ही पंजाब के खालिस्तान मूवमेंट को जो है वो फंड किया था और पैसे दिए थे, ठीक है। तो वो जो फंडिंग वहां से मिलती है उससे ऐसी चुनौतियां हमारे देश में जो है उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद या अलगाववाद की भावना को भी जो है वो इसकी वजह से जो है पंजाब वाला। दूसरा देखें तो हम देखें कि श्रीलंका के अंदर हमारे तमिल मूल के काफ़ी लोग रहते हैं, और वहाँ पे श्रीलंका की सरकार जो है उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो नहीं करती है। दोहरी नागरिकता जैसा जो है वो भेदभाव किया जाता है, और इसलिए भारत सरकार को अपने डायस्पोरा की प्रोटेक्शन के लिए जो है कई बार श्रीलंका को धमकी देनी पड़ती है, श्रीलंका को कुछ कहना पड़ता है। तो इससे श्रीलंका के और हमारे संबंधों में जो है वो खटास पैदा होती है। तो इसी तरह से अन्य किसी देश में भी, जैसे इंडियन डायस्पोरा कोई व्यक्ति है तो उससे उस देश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो प्रभावित होते हैं। तो जैसे ये तमिल जो मुद्दा है इसको लेके जो होता है, जैसे फिर आपको देवयानी खोब्रागडे का केस याद होगा, ठीक है, इंडियन काउंसलेट ऑफिस में यूएसए में नियुक्त थी वो, ठीक है, और वहां पे अमेरिकी सरकार ने जो है उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो भारत ने जो है अमेरिका को चेतावनी भी दी कि ये गलत है, उसके साथ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अमेरिकी अथॉरिटी ने जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। तो कुछ समय के लिए भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो तनावपूर्ण संबंध जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार अच्छा होता है, तो कई बार इन्हीं की वजह से जो है दूसरे देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध भी हो जाते हैं। फिर चौथा है, जिन देशों में भी इंडियन डायस्पोरा रहता है, जैसे कि हमने कहा कि आप लोग इंडियन डायस्पोरा है वो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय भाषाओं को बोलते हैं, इंडियन त्योहारों को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, वहां से कमा कमा के पैसा इंडिया भेजते हैं। तो ये चीज, और फिर वहां जाके वहां के लोगों के रोजगार जो है वो छीनते हैं। तो इसलिए वहां के जो लोग हैं वो इंडियंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। नस्लीय घृणा जो है वो कई बार जो है वो बढ़ जाती है, उन देशों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ जाता है, और वो लोग जो है वो उसका विरोध करते हैं, और हमारी कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के बीच में टकराव की स्थिति हो जाती है। बीच में 2-4 साल पहले की 2-4 साल या उससे कुछ साल पहले देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगातार जो है वो भारतीय मूल के जो भी स्टूडेंट्स होते थे या जो लोग होते थे उनके ऊपर खूब सारे हमले जो है वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब हालांकि सारी चीज़ें सामान्य हैं। तो ये समस्याएं कई बार जो है वो हमारे समक्ष जो है आती है डायस्पोरा की वजह से। तो इन्हें हमें किस तरह से जो है वो हम इन्हें दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो झेलनी भी पड़ेगी, इतने फायदे हैं, तो इसके साथ हमें ये कुछ चीजें ये भी देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखें कि अब इंडियन डायस्पोरा है, इसका इतना फायदा है, ये ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और अब तक हमने, हमारी सरकार ने इंडियन डायस्पोरा को विश्वास में लेने के लिए, उनके साथ हमारे संबंधों को भावनात्मक रूप से और संवेदनशीलता के तहत जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, ठीक है। तो हमारी सरकार ने क्या उपाय किए हैं साहब, पहला तो ये किया है कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड दिया था। जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे उनको 2002 में ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर 2003 में प्रवासी भारतीय जो है वो सम्मेलन मनाया जाने लगा। हर साल जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो बुलाया जाता है, और उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है और उनके साथ संवाद किया जाता है, और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी जैसा कि आपको पता है।
उसके बाद OCI कार्ड जो है वो दिया गया है 2005 में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, OCI के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित किया गया है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो है प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका हालांकि नया नाम जो है सुषमा स्वराज भवन जो है वो रखा गया है। इसका नया नाम क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन, क्योंकि सुषमा स्वराज ने जो है विदेश मंत्री रहते हुए हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए जो है खूब मदद की थी। जब भी जरूरत पड़ी तो सुषमा स्वराज की मदद जो है हमेशा के लिए तैयार रहती थी। तो इसलिए उनकी स्मृति में प्रवासी भारतीय केंद्र को जो है वो सुषमा स्वराज भवन नाम रखा गया है। और इंडियन डायस्पोरा या भारतीय मूल के व्यक्ति को बाहर कहीं पे भी किसी भी तरह की अगर कोई भी तकलीफ हो तो वो वहाँ पे प्रवासी भारतीय केंद्र में जो है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद NRIs, चूंकि NRIs हमारे इंडियन डायस्पोरा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो NRIs को जो है वो मताधिकार दिया गया है, जैसा कि वोटिंग राइट दे दिया गया है 2010 में। और उसके बाद जो है NRIs पेंशन योजना शुरू की गई है, ठीक है, NRIs पेंशन योजना। और इसके साथ ही NRIs के रिलेटेड जो है वो प्रवासी कौशल विकास योजना शुरू की गई है, प्रवासी कौशल विकास योजना, ठीक है। और इसके अंतर्गत और जो है NRIs के जो स्टूडेंट्स, NRIs के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जो है वो शुरू की गई है, स्कॉलरशिप, ठीक है। NRIs स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है वो शुरू की गई है। इसी तरह से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। ये NRI जो है हमारे देश के अंदर जो है वो NGOs को मदद कर सके, सहायता कर सके, इसके लिए एक इंडियन फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और इसी तरह से नो अबाउट इंडिया करके एक पोर्टल और जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें कि ये प्रवासी जो है वो भारत के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से सजग है, संवेदनशील है कि हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसके जो लोग हैं उनके साथ संबंधों को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये करने का हर संभव कोशिश जो है वो करती है, ठीक है। तो आज अपन ने जो है वो देखा इंडियन डायस्पोरा की हल्की सी हिस्ट्री देखी हमने। उसके बाद वर्तमान में इंडियन डायस्पोरा की क्या स्थिति है ये देखा। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा का महत्व क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग यही था, हमने इस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के कारण हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इंडियन डायस्पोरा को और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए और उनके साथ हमारे संबंधों को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, इनके बारे में जो है वो अपन ने आज पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके।